हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 10 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज लर्निंग कर्व्स और जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। इससे पहले हमारी 9 क्लासें हो चुकी हैं, तो जो नए बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं वो जाके हमारी पुरानी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस बच्चों, ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड भी जो वीडियो का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे कोर्सेज में आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करें आज के टॉपिक के बारे में। तो आज हम सीखेंगे लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम के जो वक्र होते हैं वो क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्यों जरूरी है इन्हें पढ़ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे जाके जब आप बच्चों से डील करेंगे वहां पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों को डील करने में। इसके बाद हम बच्चों आज पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन पहली क्लासेस में पहले ही दे चुकी हूँ, तो जो बच्चे हमारी रेगुलर क्लासेस देखते आ रहे हैं वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट से जो है वाकिफ होंगे, उनको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। आज इसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अधिगम वक्र, यानी कि लर्निंग कर्व। बच्चों, लर्निंग कर्व का मतलब क्या है आपको पता है? मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि लर्निंग अधिगम यानी वो चेंजेस है जो हमारे व्यवहार में या हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, एक्सपीरियंस जो चीजें करते हैं उनकी वजह से। अब मैंने भी लर्निंग करी, आपने भी लर्निंग करी, लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसकी लर्निंग कितनी अच्छी तरीके से चल रही है या फिर किसकी लर्निंग में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है? तो बच्चों, हरमन जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1885 में एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जिसके थ्रू हम बच्चों की लर्निंग को माप सके, यानी कि मेजर कर सके। और जिस तरीके से हम बच्चों की लर्निंग को मेजर करेंगे उसको इन्होंने नाम दिया लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम वक्र। बच्चों, अधिगम वक्र के थ्रू हम बच्चों की लर्निंग को मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग किस पेस पे चल रही है, किस रेट पे बच्चे की लर्निंग होने लग रही है। अब लर्निंग हम कैसे इसमें बताते हैं? हम एक ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। ग्राफ तो आप सबने यूज करे होंगे मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, आपने जिन्होंने पढ़ी है सब ग्राफ पेपर से वाकिफ होंगे। इसमें हमारे बच्चों 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है बच्चों, वो उसको बताते हैं हम प्रैक्टिस से, कि जितनी भी बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको हम यहाँ डिनोट करते हैं और यहाँ पे उसकी कितनी लर्निंग हो रही है वाई एक्सिस पे हम उसे दिखाते हैं। तो हम एक्स और वाई एक्सिस का यूज करके बताते हैं कि बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके हिसाब से उसकी लर्निंग पर क्या फर्क पड़ता है। यही है कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व का, यानी कि अधिगम वक्र का। अब बच्चों, लर्निंग कर्व भी कई प्रकार के होते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन है वो उनके प्रकार यानी उनके टाइप्स में से बन के आता है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कि लर्निंग कर्व के कितने प्रकार होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो बच्चों टाइप है लर्निंग कर्व का वो है लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि रैखिक त्वरण। एक है बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि सकारात्मक त्वरण। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि नकारात्मक त्वरण। और एक होता है एस शेप्ड कर्व, यानी कि एस के आकार का वक्र। हम आज इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कर्व बच्चे की किस तरीके की लर्निंग के बारे में हमें बताता है, और देखेंगे कि एग्जाम में इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन कर्व, यानी कि रैखिक त्वरण वक्र। बच्चों, इसका एक दूसरा नाम भी है और इसको स्ट्रेट लाइन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है? लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन, मतलब जहां पे सीधी लाइन के थ्रू हम किसी भी बच्चे की लर्निंग के बारे में बताते हैं। सीधी लाइन का मतलब है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो एक कांस्टेंट रेट पे होती है, यूनिफॉर्म रेट पे होती है। यानी कि अगर बच्चे की लर्निंग यहाँ पे 10% हो रही है तो आगे भी 10% बढ़ेगी, उससे आगे भी 10% बढ़ेगी। यानी कि किसी बच्चे की लर्निंग सेम रेट पे हो रही है
तो उसको हम दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन कर्व के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जितना टाइम किसी चीज के बारे में पढ़ेगा या फिर जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उसकी लर्निंग उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। और कैसे बढ़ेगी बच्चों? एक सेम रेट पे बढ़ेगी। आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, कोई भी ऐसे ऊंची या फिर नीची जो है लाइन नहीं जा रही, यानी कि ना तो इसका रेट कम हो रहा है लर्निंग का, ना ही रेट ज्यादा हो रहा है। जब बच्चे की लर्निंग का जो रेट है एक समान रहता है, एक बराबर रहता है, तो वो बच्चों होता है लीनियर एक्सीलरेशन कर्व। ये था आपका पहला टाइप। अगर समझ आया है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी कि सकारात्मक त्वरण वक्र। अब ये क्या होता है? इसमें बच्चों क्या होता है कि बच्चा प्रैक्टिस करता है और उसी के हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। लेकिन इसमें क्या अंतर होता है? स्टार्टिंग में बच्चे की लर्निंग थोड़ी कम होती है, यानी कि स्लो रेट पे होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा प्रैक्टिस करता जाता है उसकी लर्निंग का रेट बच्चों इंक्रीज होता जाता है। तो यानी कि पॉजिटिवली उसकी लर्निंग बढ़ रही है। शुरुआत में भले ही कम हुई उसकी लर्निंग, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा उसकी लर्निंग का रेट पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे उसकी लर्निंग बढ़ती जाएगी। इसी को बोला जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और इसका दूसरा नाम है बच्चों कॉनकेव कर्व। अगर आपको कॉनकेव लिखा आए या फिर पॉजिटिव एक्सीलरेशन लिखा है बच्चों, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चे की पहले स्लो रेट पे होती है लर्निंग, उसके बाद धीरे धीरे जो है लर्निंग का रेट बढ़ते रहता है और बच्चा धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट में मास्टरी हासिल कर लेता है। ये था आपका दूसरा टाइप। इसके बाद बच्चों तीसरा टाइप है वो होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि नकारात्मक त्वरण वक्र। इसका दूसरा नाम है कॉन्वेक्स कर्व। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि बच्चा जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है और लर्निंग करता है उसके हिसाब से देखेंगे कि बच्चे की लर्निंग में क्या चेंजेस आते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा होगी, एकदम मतलब मान लो 100% से उसकी लर्निंग हो रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा धीरे धीरे उसकी लर्निंग का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा फास्ट रेट से लर्निंग होगी, लेकिन टाइम के साथ उसकी लर्निंग का रेट कम होता जाएगा। उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब मतलब ये क्या रीजन है कि मतलब सबसे पहले तो उसकी लर्निंग इतनी तेज हो रही थी फिर कम होती गई। कई बार क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर जैसे मेरे एज के हिसाब से आप मुझे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दे दो, अगर आप मुझे बोलो कि आपको 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लर्न करने, तो मेरे लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्या होगी मेरी लर्निंग एकदम फास्ट रेट से होगी। लेकिन अगर मैं इतने सिंपल कॉन्सेप्ट पे बार बार प्रैक्टिस करती जाऊंगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी बोर हो जाऊंगी और फिर मेरा उसमें जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है हमारी लर्निंग से रिलेटेड, तो हमारी लर्निंग वहीं पे होनी कम हो जाती है। इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट रेट से लर्निंग होती है, लेकिन धीरे धीरे लर्निंग का रेट नेगेटिव होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए इसको कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। ये हो गए आपके 3 टाइप। इसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों वो कहलाता है एस शेप्ड कर्व। ये सबसे इम्पोर्टेंट कर्व है चारों में, तो इसको ध्यान से समझना। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो बोलना कि मैम इस पार्ट में कंफ्यूजन है, ठीक है, आपको क्लियर कर दिया जाएगा वो चीज। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इसमें ये क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन होता है ये कॉन्वेक्स कर्व का भी और कॉनकेव कर्व का भी, यानी कि इसमें आपको दोनों तरीके के एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको कॉन्वेक्स भी देखने के लिए मिलेगा और कॉनकेव भी देखने के लिए मिलेगा। अब कैसे, स्टार्टिंग में तो देखो, स्टार्टिंग में तो बन रहा है कॉन्वेक्स कर्व। कौन सा बन रहा है स्टार्टिंग में? कॉन्वेक्स कर्व। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो बच्चे की लर्निंग है वो बहुत स्लो रेट से हो रही है, मतलब धीरे 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 ऊपर बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम क्या हुआ, बच्चे की लर्निंग का रेट जो है कम हो गया।
तो यहाँ कम होते ही क्या बन गया, कॉनकेव कर्व बन गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बार जो है स्टार्टिंग में कॉन्वेक्स कर्व बना और फिर आगे जाके कॉनकेव कर्व बन गया। तो यानी कि जहां पे आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरह के वक्र, दोनों तरह के कर्व देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं एस के आकार का वक्र, यानी कि एस शेप्ड कर्व। अब ऐसा क्यों होता है कि दोनों प्रकार के कर्व होते हैं इसमें? अब ऐसा क्यों है बच्चों? देखो, स्टार्टिंग में तो बहुत धीरे धीरे रेट हो रहा है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो है लर्निंग का रेट होना कम हो गया, फिर यहाँ पे देखो बिल्कुल ही कम हो गया, और जहाँ पे बच्चे की लर्निंग होनी बिल्कुल रुक जाती है उस एरिया को हम बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी कि पठार। और ये पठार ही है बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कर्व में, यानी कि प्लेट्यू। अब आप ध्यान से समझना, मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जहाँ पे सबसे पहले स्लो बिगिनिंग हो रही है, स्लो रेट में जो है बच्चे की लर्निंग बढ़ रही है, उसको बोलते हैं बच्चों इनिशियल लैग। उसके बाद जहाँ पे धीरे धीरे बच्चे की लर्निंग का रेट बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गेन, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसके बाद देखो, लर्निंग का रेट पहले तो बढ़ा, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया पहले के मुताबिक, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग गेन। लेकिन एक एरिया यहाँ पे आया जहाँ बिल्कुल ही कम हो गया लर्निंग का रेट, कहीं ना कहीं लर्निंग बिल्कुल स्टॉप हो गई, और उस एरिया को बोलते हैं बच्चों प्लेट्यू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है लर्निंग, इसको बोलते हैं एंड स्पॉट। तो इसमें मैंने आपको 5 पार्ट बताए हैं कि जो ये एस शेप का कर्व है, जो प्लेट्यू है, वो 5 तरीकों से काम करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बहुत धीरे से बिगिनिंग होएगी लर्निंग की, फिर बच्चों लर्निंग का रेट तेज बढ़ेगा, फिर दोबारा से लर्निंग का रेट कम होगा, फिर लर्निंग का रेट और कम होगा, और फिर बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। इसमें ये 5 स्टेप आते हैं लर्निंग कर्व में, और जहाँ पे लर्निंग एक टाइम के लिए रुक जाती है उसको बोला जाता है प्लेट्यू, यानी कि पठार। अब इस पठार से रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या रीजन है कि पठार क्यों आता है बच्चे की लर्निंग में, ये एक स्टॉप क्यों आता है, क्या रीजन है कि बच्चे की लर्निंग एक टाइम पे आकर रुक जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बच्चे की लर्निंग स्टॉप होने के, रुकने के बहुत सारे रीजन है, जिसकी वजह से उसके लर्निंग कर्व में पठार यानी कि प्लेट्यू बन जाता है। अब कौन से रीजन है वो? सबसे पहले तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी बच्चे के अंदर पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगी, और जब लर्निंग रुक जाएगी तो वहां पे प्लेट्यू यानी कि पठार बन जाएगा। और इसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने पहले आपको क्या बताया था कि लर्निंग के लिए बच्चे का रेडी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा रेडी ही नहीं है लर्न करने के लिए तो उसकी लर्निंग बढ़ेगी ही नहीं। तो यानी कि अगर एक टाइम पे मैं उस चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो वहां पे आगे जाके मेरी लर्निंग रुक जाएगी, और उसकी वजह से प्लेट्यू का निर्माण हो जाएगा लर्निंग कर्व में। और अगर बच्चों हमारा जो लर्निंग मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा टफ है, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, बच्चा उसे सोचने समझने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे लर्निंग करेगा, लेकिन आगे जाके उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा असमंजस से भर जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग रुक जाएगी, और जिसकी वजह से उसकी लर्निंग में स्टॉप आ सकता है, प्लेट्यू बन सकता है। उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट है बच्चों आपका पॉइंट लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि एक इंसान में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, सेम उसी तरीके से बच्चों मोटिवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बेहतर तरीके से लर्निंग हो सके। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि लर्निंग के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट ही बच्चे को नहीं दिया जाएगा तो उसकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं ये रीज़न बनेगा आगे जाके प्लेट्यू बनने का। उसके लर्निंग कर्व में उसकी लर्निंग कहीं ना कहीं रुक जाएगी।
और अगर बच्चों एज अ टीचर आप अगर गलत मेथड का यूज करते हैं जिससे बच्चे को समझने में परेशानी हो रही है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप असक्षम हैं बच्चों को चीजें समझाने में, तो वहां पे भी बच्चे के अंदर पठार यानी कि प्लेट्यू का निर्माण होगा। तो इसलिए आपको उचित पद्धति का यूज करना है बच्चों को पढ़ाते समय। ये थे बच्चों रीजन जिनकी वजह से प्लेट्यू का निर्माण हो सकता है लर्निंग कर्व में। अब हमें प्लेट्यू के कॉन्सेप्ट से क्या क्या चीजें समझने को मिली जिनका हम यूज कर सकते हैं आगे जाके स्कूल में, यानी कि अपने एजुकेशन में हम कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को माइंड में रखते हुए उसके हिसाब से जो है एक्टिविटीज प्लान कराई जाए, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक ग्रुप के माइंड के हिसाब से एक्टिविटी को प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चे पीछे छूट जाएंगे और उनकी लर्निंग ढंग से नहीं हो पाएगी और उनका लर्निंग कर्व जो है वो गिर सकता है, उनका रेट ऑफ लर्निंग कम हो सकता है। और यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं देखो जो जहाँ पे लैक कर रही थी ना चीजें, जो कॉजेज थे प्लेट्यू होने के, अगर हम उन्हीं को इम्प्रूव कर दे तो वो ही जो है बेनिफिट कर देते हैं आगे जाके बच्चे के एजुकेशन को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे देखो सेम वही पॉइंट आ गया कि अगर हम बच्चों को सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उनकी लर्निंग अच्छे से हो सकती है, अगर हम सही मेथड का यूज करेंगे तो उनकी लर्निंग अच्छे से होगी। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट है आपके लिए, ये है कि अगर हम बच्चे को बताएं कि देखो आपकी लर्निंग का कर्व देखो ऊंचा जा रहा है, आपकी लर्निंग का कर्व इस टाइम नीचे हो रहा है, तो बच्चे के अंदर ना एक खुद का मूल्यांकन, खुद का इवेल्युएशन करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी आती है, जहाँ पे वो खुद को जो है मूल्यांकन करता है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, अच्छा मेरा तो लर्निंग का कर्व नीचे आ रहा है, यानी मेरे जो रेट ऑफ लर्निंग है वो कम हो रही है, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अपना कर्व जो है ऊपर की तरफ उठा सकूं। अब बच्चों को जो हम सर्टिफिकेट्स देते हैं, जो मार्क्स देते हैं, ग्रेड्स देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि उनकी लर्निंग फिलहाल किस पेस पे, किस रेट पे चल रही है और आगे जाके उन्हें मोटिवेशन मिल सके आगे जाके और ज्यादा मेहनत करने के लिए। अब अगर हमें सारी चीजें पता होंगी कि प्लेट्यू आने के क्या कारण होते हैं और हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि हमारे क्लासरूम में वो चीजें ना हो, तो इससे क्या होगा, हम प्लेट्यू को एलिमिनेट यानी कि पठार को खत्म करने में कहीं ना कहीं सक्षम होंगे और किसी भी बच्चे की जो लर्निंग है वो नहीं रुकने देंगे, तो बच्चे के अंदर प्लेट्यू होने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये थे बच्चों एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लर्निंग कर्व के, कि हमें वहाँ से क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हम आगे जाके एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों एक अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं पहले ही आप सबको इसके बारे में बता चुकी हूँ। बस आज हम क्या नया पढ़ेंगे कि आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि जो ट्रांसफर होती है, विद्या का हस्तांतरण होता है, वो कितने प्रकार का होता है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला है बच्चों वो है पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ट्रांसफर। ये बच्चों वो ट्रांसफर है जहां पे एक जगह पे सीखी हुई चीज इस्तेमाल होती है आगे आने वाले समय में, यानी कि एक सिचुएशन की लर्निंग को आप किसी और सिचुएशन में यूज करते हैं। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है कि किसी बच्चे ने साइकिल चलानी सीखी है, तो आगे जाके उसकी ये लर्निंग उसकी हेल्प करेगी जब वो बच्चों बाइक चलाना सीखेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपनी पुरानी लर्निंग का इस्तेमाल कर रहा है किसी नई जगह पे। तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी पुरानी जो लर्निंग है उसका इस्तेमाल हुआ आगे जाकर। नेक्स्ट बच्चों है नेगेटिव ट्रांसफर, जहाँ पे आपकी पुरानी सीखी हुई कोई चीज बाधा बनती है, रुकावट बनती है आज कोई नई चीज सीखने में। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो बच्चों यूएसए में क्या होता है, जो गाड़ियां होती हैं वो राइट साइड चलती हैं, लेकिन इंडिया में हमारे क्या है, हमारे इंडिया में जो भी कार्स होती हैं वो लेफ्ट साइड चलती है। तो अगर कोई यूएसए का पर्सन इंडिया आएगा
तो उसे जो है गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उसने क्या लर्निंग करी है कि राइट साइड गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसकी पास्ट लर्निंग रुकावट बनेगी नई लर्निंग में, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इंडिया के हिसाब से एडजस्ट होने में। इसी को बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जहाँ पे पुरानी लर्निंग जो है रुकावट बनती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका जीरो ट्रांसफर, यानी कि शून्य स्थानांतरण। जीरो मतलब एकदम जीरो, जहां पे पुरानी लर्निंग का नई लर्निंग पे कोई फर्क ही ना पड़े, चाहे हमने पहले कुछ भी सीखा है, अब हम जो सीख रहे हैं वहां उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब कैसे, अगर आपने मैथ सीखा है, ठीक है, फिर आपका हिंदी का पीरियड चालू हो गया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैथ्स और हिंदी का तो कोई लिंक ही नहीं है। तो यानी हिंदी में जो हमारी लर्निंग हो रही है, ना तो उसका मैथ पे कोई फर्क पड़ेगा, और मैथ में जो चीजें सीखी वहां पे हिंदी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जहां पर आपस में दो लर्निंग का कोई भी कनेक्शन ना हो, तो वहां पे लर्निंग जो है एक दूसरे को ना तो हेल्प करती है और ना ही वो हिंडर करती है, यानी कि रुकावट बनती है। उसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफर, यानी ना कुछ इधर का उधर गया, ना कुछ उधर का इधर आया। बच्चों, ये था कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसफर का और लर्निंग कर्व का। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछनी हूँ, जिनके आंसर आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 है आपके लिए कि किसी बच्चे ने बैडमिंटन खेलना सीखा है, ठीक है, और आगे जाके वो टेनिस खेलना सीखता है। तो उसने बैडमिंटन खेलना ऑलरेडी सीखा हुआ है, उसकी वजह से उसे टेनिस सीखने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे कौन से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी बायलेटरल। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी लर्निंग ट्रांसफर की जो है वो कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि एस शेप कर्व जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन में किसी की लर्निंग को हम दिखाते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपके लिए है कि इसमें जो है पहले स्लो लर्निंग होती है, फिर इसके बाद फास्ट होती है। ऑप्शन सी है आपके लिए फास्ट लर्निंग होगी पहले, फिर स्लो लर्निंग होगी। या फिर ऑप्शन डी है आपके लिए पहले स्लो होगी, फिर फास्ट होगी, फिर डिक्रीज होगी लर्निंग, और फिर इसके बाद प्लेट्यू आएगा। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि एस शेप कर्व के बारे में कौन सी बात सही है। ओके, इसके बाद ऑप्शन 3 है कि आप अपनी क्लास में प्लेट्यू को किस तरीके से कम कर सकते हैं। किसी बच्चे के अंदर अगर आपको पठार दिख रहा है, तो आप पठार को कैसे कम करेंगे। ऑप्शन ए है आपके लिए, आप उसे डांटेंगे कि तुम क्यों नहीं तुम पढ़ रहे हो, हम थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है कि हम उसके बार बार टेस्ट लेंगे ताकि उसकी लर्निंग जो है इम्प्रूव हो सके। ऑप्शन सी है हम उसके पेरेंट्स को शिकायत लगाएंगे उसकी। या फिर ऑप्शन डी है हम उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि उसकी लर्निंग ढंग से हो सके। ठीक है, समझ आ गए आपको? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और मैं देख रही हूँ कि बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। बच्चों, आप जिस टाइम भी वीडियो देखो आप उसी टाइम आंसर करो। जरूरी नहीं है कि वीडियो 11 बजे आती है तो आपको 11 बजे ही आंसर करनी है। आप जिस भी टाइम वीडियो देखती हैं आप उस टाइम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो वो भी ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।